बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था, द सेल। और ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आप लोग पहले भी इसके बारे में जानते होंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इसकी लिखी है, तो इसके ऊपर गौर करिएगा। नेटवर्क इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क मौजूद होता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सारा जो नेटवर्क है, मसलन ये मैंने इधर ये ड्रा किया हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके यहाँ से लेके ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा नेटवर्क क्या है, बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सेल के अंदर वैसे ही नजर नहीं आता, ये सेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए क्या आता है, नजर आता है। इस सारे नेटवर्क के इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह अब भी आपको इसकी क्या लागी होगी, समझ लागी होगी। तो इस वजह से इसकी जो फोल्डिंग हुई होती है बेसिकली, ये वाली जो फोल्डिंग है, ये वाली फोल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, ये इसकी क्या है, क्रिस्टी है। और ये लास्ट में बेसिकली इस तरह से ये वाली भी स्ट्रक्चर कुछ आपको नजर आ रहा है। लास्ट में ये ट्यूब्यूलर है या क्या स्फेरिकल नुमा स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है। तो इस के स्ट्रक्चर में ये चीजें भी हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, देखना है जी। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये हमने बात की है, ये क्या था, ये एक नेटवर्क था, किस चीज का, चैनल का, जो कि एक्सटेंड हुआ था थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सेल सामने नजर आ रहा है सारे बच्चों को, ये उसका न्यूक्लियस है जी, ठीक है। ये वाला जो एरिया जिधर मैं डॉट लगा रहा हूं, ये सारा क्या है बेसिकली, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और दूसरी ऑर्गेनेली भी मौजूद हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन एक साइड से इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है, ये नजर आ रहा होगा। दूसरी साइड से ये इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ है, ये इधर सामने आपको नजर आ रहा होगा, अटैच हुआ है। तो ये विजिबल होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। और ये कंटिन्यूस होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इसका कांटेक्ट होता है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अब ये बेसिकली क्या है, ये मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अब आपको पता ही है सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, उनको एंडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, या प्लास्टिड की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, या उसके बाद गोल्जी अपरेटस, ये जो मेम्ब्रेन है सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है उनको एंडो मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है, इसके साथ गोल्जी अपरेटस आता है और गोल्जी वेसिकल आता है, और जो कि कंटिन्यूस होते हैं, एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इधर से, और दूसरी साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अब ये जो मेम्ब्रेन हैं जिनको हमने एंडोमेम्ब्रेन कहा है, बेसिकली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेसिकली, ये क्या है, सिस्टर्नी है। और ये इनकी किस फॉर्म में हो सकती हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं और ये टेब्यूलर भी हो सकती हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अब इसकी जो शक्ल सूरत है बेसिकली, ये जाहिरी शक्ल सूरत क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अब ये बात याद रखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल होता है, मिसाल के तौर पे इसको मैं इसके ऊपर दोबारा ड्रा करूं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ बेसिकली क्या चीज अटैच है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये सारा इसके सराउंडिंग में क्या है, ये सेल है। एक मटेरियल तो इधर सेल के अंदर मौजूद है, एक मटेरियल इनके अंदर भी मौजूद है। ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल, ये दोनों मटेरियल आपस में क्या हुए होते हैं, सेपरेट हुए होते हैं दोनों मटेरियल, क्योंकि ये वेसिकल के अंदर मौजूद होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो इस वजह से ये दोनों मटेरियल क्या हुए हैं, आपस में सेपरेट हुए हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सामने आपको डायग्राम अगेन नजर आ रही होगी। बेसिकली बच्चों इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक आपको ये सामने नजर आ रही है, एक आपको ये नजर आ रही है। ये पोर्शन और नजर आ रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये और पोर्शन नजर आ रहा है। तो इस पोर्शन को कहते हैं, इस पोर्शन के ऊपर छोटे छोटे दाने भी नजर आ रहे हैं आपको। बेसिकली ये दाने क्या हैं, ये राइबोसोम्स हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
का वो हिस्सा जहां पे ये दाने मौजूद हैं, जहां पे ये राइबोसोम मौजूद हैं, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हिस्सा या वो चैनल, वो वाला पार्ट जिस पे राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी सरफेस स्मूथ है, इसकी सरफेस रफ है। इस वजह से रफ क्यों है? इन दानों की वजह से है। इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसमें राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसका एक ही काम है बच्चों, वो याद रखिएगा, प्रोटीन की क्या करवानी है? इसने सिंथेसिस करवानी है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर ये दाने मौजूद हैं और ये दाने बेसिकली क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं, या कह ले प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं। तो इस वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका क्या काम हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्टोर भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर भी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही क्या करेगा? उसको स्टोरेज का काम करेगा और एक्सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके सेल के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शन है। अब हम उनको वन बाय वन करके क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पार्ट के फंक्शन की बात करें, तो उसका तो हमने बात की है कि एक ही फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर ये दाने मौजूद थे, तो ये प्रोटीन को स्टोरेज का काम भी करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन इस पोर्शन की बात करें जिसको हमने क्या बोला था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके काफी ज्यादा फंक्शन हैं। पहला फंक्शन कौन सा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। ये एमडी कैट के हवाले से थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल दोज केमिकल रिएक्शन विच आर अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जब ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है तो एनाबॉलिज्म के जरिए, ये याद रखिएगा, ये टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन बनाता है कौन? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। ये भी एमसीक्यूज है, ये एमडी कैट के हवाले से, इसको भी याद रखिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो बॉडी के अंदर ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। ये चार वो फंक्शन है जो बुक में बताए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ मैंने ये टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन का बताया। इसके साथ और भी याद रखिएगा, ये कैल्शियम को भी क्या करता है? स्टोर करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम को भी क्या करता है? स्टोर करता है। इस वजह से ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनकी तादाद मसल सेल के अंदर ज्यादा होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल के अंदर ज्यादा होते हैं और एडिपोज टिश्यू के अंदर ये क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बात करें आर की, इस हिस्से की, तो ये पैनक्रियाज और लीवर के अंदर क्या होते हैं? आर ज्यादा होते हैं। मसल के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और इन दोनों का एक काम कलेक्टिवली भी है। वो कौन सा काम है? क्योंकि बुक की आखिरी लाइन में ये बात लिखी हुई है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, और इस वजह से ये क्या करता है? उसकी मेंटेन करता है। क्या चीज? सेल की शेप को भी इसने क्या किया होता है? मेंटेन किया होता है। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।